जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज के इस सत्र में आइए हम चर्चा करते हैं ग्रहों के बल के संबंध में। कौन से ग्रह का कैसा प्रभाव मनुष्य जीवन के ऊपर पड़ता है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जब इस बात को हम लोग जान लेते हैं तो इसका लाभ क्या होता है, पहले इस बात को समझें। हमारे जीवन में 9 के 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में उनका प्रभाव हमारे को दिखना चाहिए। वस्तुतः हमारी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह मजबूत स्थिति में है और कौन सा ग्रह कमजोर स्थिति में है, इस बात को मात्र कुंडली के आधार पर जानकर हमें नहीं रहना चाहिए। मेरी कुंडली के अंदर अगर कोई ग्रह मजबूत स्थिति में है, मेरे जीवन के ऊपर भी तो उसका असर होगा। उस ग्रह का असर मेरे जीवन के ऊपर है, तब मैं समझूंगा, तब यह प्रूफ हो जाएगा कि मेरी कुंडली के अंदर सचमुच में वो ग्रह मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है। वहीं पर अगर कोई ग्रह मेरी कुंडली के अंदर खराब स्थिति में है और मेरे जीवन के ऊपर भी उसका प्रभाव मुझे अनुभव में आता है, मुझे महसूस होता है, तब मुझे समझ लेना चाहिए कि उस ग्रह का मेरे जीवन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो ग्रह मेरी कुंडली के अंदर कमजोर है। इन सब बातों को समझ करके हम अपने जीवन को, अपने रोज के व्यवहार को बहुत आसान, सरल, सहज बनाने का प्रयास कर सकें, इसी भावना को लेकर के आज इस विषय पर आपके सामने बात करने के लिए मैं आया हूं। आइए प्रारंभ करते हैं, ग्रहों का बल किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है। सबसे पहले 9 ग्रहों की हम चर्चा कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि ग्रह संख्या में 9 है। एक बार मैं सबका नाम उल्लेख कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने 9 ग्रहों के नाम लिख लिए हैं और 1 या 2 शब्दों में उनका जो प्रमुख प्रभाव है या उनका परिचय कहिए, उसको मैंने यहां पर लिख लिया है। इनके आधार पर हमारे जीवन के ऊपर इन ग्रहों का किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है अथवा नहीं पड़ रहा है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेरी कुंडली के अंदर अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में कोई भी ग्रह कब होता है? सबसे पहले जब हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, यह सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है। ग्रहों की उच्च राशियां कौन कौन सी हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं, और कितनी डिग्री पर वो उच्च होते हैं, ये बात भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो सबसे पहली बात कि ग्रह कब अच्छा होता है, तो मैंने कहा कि अगर अपनी उच्च राशि में ग्रह हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरे नंबर पे जब ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो तब भी अच्छा माना जाता है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे जब ग्रह अपनी स्व राशि में होता है, अर्थात अपनी राशि में, अपने घर में होता है, तब भी वो शुभ माना जाता है, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। चौथे नंबर पे जब ग्रह अपनी मित्र राशि में होता है, अर्थात अपने मित्र ग्रह की राशि में होता है, और मित्र शत्रु की गणना या मित्र शत्रु का आकलन करने का जो ढंग है, वो नैसर्गिक मैत्री और तात्कालिक मैत्री को मिला करके पंचधा मैत्री का जो सिस्टम है, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। पंचधा मैत्री के अनुसार जो ग्रह का अतिमित्र हो अथवा मित्र हो,
उसकी राशि में अगर मेरा कोई ग्रह बैठा हुआ है तब भी वो शुभ अवस्था में माना जाता है। वहीं पर अशुभ अवस्था में कब होता है? जब ग्रह नीच का हो जाए, अपने नीच राशि में हो, अशुभ हो गया। अस्त हो जाए, अशुभ हो गया। शत्रु की राशि में हो, शत्रु के घर में हो, शत्रु के द्वारा पीड़ित हो जाए तब भी अशुभ हो गया। इसी प्रकार जब कोई ग्रह शुभ कर्तृ योग में आ जाता है, शुभ हो जाता है, और पाप कर्तृ योग में आ जाता है तब अशुभ हो जाता है, अर्थात अच्छा परिणाम वो नहीं दे पाता। इन सब चीजों को लेकर के हमें इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए कि कोई भी ग्रह हमारी कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है। तो देखिए, सूर्य जब हमारे कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होता है तो सूर्य का जो प्रमुख कारक है या प्रमुख असर होता है वो है ऊर्जा, एनर्जी। सूर्य एनर्जी का कारक है। सूर्य से हमारे को एनर्जी की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति सक्रिय होगा, एनर्जी से भरा हुआ होगा, बिना किसी टॉनिक के और बिना किसी दवाई इत्यादि के वो हमेशा ऊर्जा से भरा हुआ, हर समय सक्रिय, हर काम में वो अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाला, नित्य समय का पाबंद होगा। जो सूर्य के गुण हैं, सूर्य के गुण क्या है? देखिए, सूर्य के अंदर भरपूर प्रकाश है, ऊर्जा है, नियमितता है। तो जो सूर्य के गुण होते हैं, ऐसे गुण उसके जीवन के अंदर, उसके व्यवहार के अंदर झलकने चाहिए। अगर ऐसे गुण उसके व्यवहार में झलकते हैं तब हम समझेंगे कि सूर्य सचमुच में उसकी कुंडली के अंदर अच्छा है। तो सूर्य ऊर्जा का कारक है, एनर्जी का कारक है। सूर्य अच्छा होता है तो जातक एनर्जी से भरा हुआ, व्यवहार करने वाला, ऐसा जीवन जीने वाला होता है। सूर्य के ऊपर प्रभावी होता है चंद्रमा। क्यों प्रभावी होता है? क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा हमारा मन है। अब मान लीजिए मेरे पास एनर्जी भरपूर है, मेरे पास ऊर्जा भरपूर है, लेकिन मेरा मन ही नहीं है कोई काम करने का। जब तक मेरे मन के अंदर उस काम को करने का भाव ना आ जाए, मैं कैसे वो काम करूंगा? तो सूर्य के ऊपर अपना प्रभाव डालता है चंद्रमा, या यूं कहें सूर्य के बल के ऊपर चंद्रमा का बल हावी हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, हमारे मन का मालिक है। तो इसलिए चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा मेरी कुंडली के अंदर अच्छा होगा तो मेरा मन अच्छा होगा, भावनाएं अच्छी होंगी। कल्पना से संबंधित जगत के अंदर, क्रिएटिविटी के क्षेत्र के अंदर, जहां पर काल्पनिक चीजों की महत्ता होती है, जैसे पेंटिंग करना है, जैसे कविता लिखना है, जहां पर कल्पना की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इस प्रकार के कार्यों के अंदर ऐसा जातक जिसका चंद्रमा अच्छा है वो सफल होगा। लेकिन कुंडली के अंदर चंद्रमा अच्छा है, अगर जीवन में उसका मन बहुत अच्छा हो, हमेशा पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक उसका मन रहता हो, और उसके मन के अंदर एक यूनिक टाइप की, विशेष टाइप की कल्पनाएं आती हों, ऐसे विचार आते हों, तब हम समझेंगे कि सचमुच में उसका चंद्रमा अच्छा है। अब चंद्रमा के ऊपर जो हावी होता है वो है मंगल। मंगल साहस और एक्शन का कारक है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास सूर्य है तो एनर्जी है, ऊर्जा है, चंद्रमा है तो मन है। मेरे पास एनर्जी भी है और मेरा मन भी है काम करने का, लेकिन जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा, जब तक मैं साहस नहीं करूंगा, तब तक कोई भी काम सफल नहीं हो पाएगा, किसी भी काम को मैं संपन्न नहीं कर पाऊंगा। तो चंद्रमा के बल के ऊपर हावी हो जाता है मंगल का बल, और मंगल एक्शन का कारक है। मेरे पास कितनी एनर्जी हो, मेरा मन कितना ही बढ़िया हो, लेकिन जब तक एक्शन करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर नहीं होगी तब तक कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसलिए तीसरे नंबर पे मंगल साहस का, एक्शन का कारक,
मंगल अच्छा होगा तो जातक एकदम साहसी होगा, एकदम एफर्ट्स लेने वाला होगा, तुरंत दृढ़ निश्चय के साथ में आगे बढ़ने वाला होगा, किसी भी रिस्क को लेने से कभी वो घबराएगा नहीं, जोखिम उठाने से कभी पीछे हटेगा नहीं। इस प्रकार के जो गुण हैं वो मंगल उसको देते हैं। मेरी कुंडली के अंदर मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, वो उच्च का है, स्वगृही है, मूल त्रिकोण में है, शुभ कर्तृ योग में है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है। किंतु अगर मेरे जीवन में साहसी नहीं है, मेरे जीवन में एक्शन ही नहीं है, मेरे जीवन में दृढ़ निश्चय नहीं है, तो इसका अर्थ है कि मेरी कुंडली का जो मंगल है उसमें और मेरे जीवन में आपस में मेल नहीं खा रहा है। तो या तो मेरा टाइम गलत है, अपने जिस समय की मेरी कुंडली बनी है या तो समय को संशोधित करने की जरूरत है या फिर अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर कुंडली में मंगल अच्छा होगा तो उसके जीवन में इस प्रकार की चीजें अनिवार्य रूप से आनी चाहिए। चौथे नंबर पे बुध है और बुध हमारी बुद्धि का कारक है, बुध हमारी चतुराई का कारक है, हमारे दिमाग का कारक है। देखिए, मेरे पास ऊर्जा भी हो, काम करने का मन भी हो और एक्शन लेने की प्रवृत्ति भी हो, लेकिन एक्शन कब होता है? बुद्धि पूर्वक। जब तक मेरा दिमाग उसके लिए सक्रिय नहीं होगा, जब तक दिमाग मुझे अनुमति नहीं देगा, जब तक मेरे दिमाग के ऊपर वो बात नहीं आएगी कि ऐसा एक्शन करना है, तब तक बिना सोचे विचारे लिए गए एक्शन का कोई लाभ नहीं होता, तब तक हमारा कोई भी एक्शन सफल नहीं होता। तो इसलिए मंगल के बाद या मंगल की ताकत के ऊपर हावी होती है बुध की ताकत। तो मेरे पास अगर बहुत अच्छा दिमाग है, मेरे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, इसका अर्थ है कि मेरा बुध अच्छा है। तो बुध अच्छा है तो बुद्धिमत्ता के क्षेत्र के अंदर मैं सफल हो सकता हूं, काम कर सकता हूं। लेकिन ताकत के रूप में देखा जाए तो मंगल के ऊपर बुध की ताकत हावी हो जाती है, एक्शन के ऊपर हमारी बुद्धि हावी हो जाती है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार ही हमारा एक्शन होता है। मान लीजिए मैं किसी प्रकार का साहस कर रहा हूं, मैं किसी प्रकार का एक्शन लेने ही वाला हूं, तुरंत मेरी बुद्धि कहती कि नहीं, ये काम नहीं करना है, तो मेरा वहीं पर एक्शन रुक जाता है। तो मंगल के ऊपर बुध हावी होता है। अब बात करें बुध के बाद है गुरु। तो बुध के ऊपर हावी होता है गुरु। क्यों होता है? क्योंकि जहां बुध बुद्धि का कारक है वहां पर गुरु ज्ञान और विवेक का कारक है। मेरी बुद्धि अच्छी बात भी सुझा सकती है, बुरी बात भी सुझा सकती है। कौन सी बात मुझे सचमुच में लागू करनी चाहिए और कौन सी बात से मुझे बचना चाहिए, ये जो विवेक है ये हमारे को गुरु से प्राप्त होता है। मेरे जीवन में गुरु अच्छा होगा तो मैं बहुत विवेक के साथ में हर काम को करने वाला, हर काम को समझ कर साथ करने वाला, हर काम के अंदर समझदारी बरतने वाला। भले ही मैं झाड़ू लगा रहा हूँ वहां पर भी बहुत समझदारी झलकेगी, भले मैं पोछा लगाता हूँ वहां पर भी समझदारी झलकेगी। पढ़ने में, अध्ययन करने में, कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में एक अलग टाइप की जो समझदारी झलकती है वो गुरु के द्वारा होता है। अगर मेरी कुंडली के अंदर गुरु अच्छी स्थिति में है तो मेरे जीवन में किसी न किसी रूप से समझदारी अधिक होनी चाहिए। तो बुध की ताकत के ऊपर हावी होती है गुरु की ताकत, क्योंकि हमारी बुद्धि उसके ऊपर हमारा विवेक हावी होता है। बहुत बार हमारी बुद्धि कहती है कि ये आदमी ऐसा है, हमारे को इस प्रकार का एक्शन ले लेना चाहिए। वहीं पर हमारा विवेक कहता है कि नहीं, जल्दबाजी न करें, इस बात को और समझें और विचार करें और कोई और ऐसा तरीका खोजें जहां से समस्या का सटीक समाधान हो जाए। इस प्रकार की सूझबूझ वाली प्रवृत्ति को बढ़ाने का काम करता है गुरु। गुरु के ऊपर हावी होता है शुक्र। शुक्र हमारे जीवन में प्रेम भावना, काम भावना, काम वासना का कारक है। ये दाम्पत्य सुख का कारक है। ये एक दूसरे के प्रति अर्थात एक दूसरे लिंग के प्रति जातक जातिका को आकर्षित करने वाला ग्रह होता है शुक्र।
तो देखिए, गुरु विवेक का कारक है, ज्ञान का कारक है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि कोई बहुत ज्ञानवान व्यक्ति भी, बहुत समझदार व्यक्ति भी कई बार किसी महिला के पीछे पड़ करके अथवा कोई महिला किसी पुरुष के पीछे पड़ करके ऐसा काम कर जाते हैं जो सचमुच में उनके ओहदे के साथ में वो काम मैच नहीं करता, वो काम सूट नहीं करता। कहीं ना कहीं वो बात हमारे को खटकती है। तो वो किसके कारण होता है? तो वो होता है शुक्र के कारण। अगर मेरे जीवन में शुक्र बलवान होगा तो शुक्र का प्रभाव हमेशा गुरु आदि ग्रहों के ऊपर प्रभावी हो जाता है। शुक्र का बल गुरु से भी ज्यादा माना जाता है। इसलिए शुक्र अगर बलवान होगा तो कहीं न कहीं अपने टाइम पर जातक जातिका को इस प्रकार के रास्ते पर लेकर के चला जाएगा जहां पर उसका ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, उसकी समझदारी धरे की धरी रह जाएगी। तो गुरु के ऊपर शुक्र हावी होता है। इसलिए हमारे को अपने जीवन में सभी ग्रहों का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शुक्र के बाद बात करें शनि की। शुक्र की ताकत है प्रेम भावना की, काम भावना की और लग्जरी की, कंफर्ट की, ऐशो आराम की। ये सारी चीजें शुक्र के साथ संबंधित हैं। शुक्र के ऊपर शनि हावी होता है, या यूं कहें शुक्र के ऊपर शनि का बल प्रभावी होता है। कैसे? क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि एक प्रकार का रूखा सूखा है। अब कोई व्यक्ति कितना ही काम से भरा हुआ हो, कितना ही प्रेम भावना से भरा हुआ हो, अगर सामने वाला वैरागी है, सामने वाला बिल्कुल रूखे सूखे भाव वाला है, उसके भीतर में किसी प्रकार के काम का कोई प्रभाव नहीं होता, वो बिल्कुल काम इत्यादि से मुक्त हो चुका है, वैराग्य की भूमिका के अंदर पहुंच चुका है, तो ऐसे आदमी के सामने शुक्र का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाता है। इसलिए शुक्र के ऊपर प्रभावी होता है शनि, क्योंकि शनि वैराग्य का कारक है। शनि एक प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जो रुखापन है, नीरसता है, हमारे जीवन के अंदर एक प्रकार से मनोरंजनहीन प्रवृत्ति, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके भीतर में किसी प्रकार का भी मनोरंजन नहीं होता, किसी प्रकार की मनोरंजक प्रवृत्ति नहीं होती, बिल्कुल रूखे सूखे जैसे बंजर भूमि जैसा उनका जीवन हमारे को दिखाई देता है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में शनि ज्यादा बलवान होगा वो परिश्रम बहुत करेगा, मेहनत बहुत करेगा, एक प्रकार से लेबर वर्क करने वाला व्यक्ति होगा, या लेबर से जुड़ा हुआ किसी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर भी काम करने वाला हो सकता है। लेकिन इस जातक के अंदर, इस व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावनाएं बहुत ज्यादा परवान नहीं चढ़ती हैं। ऐसे वैराग्य से भरे हुए शनि के ऊपर भी प्रभाव डालता है राहु। राहु की ताकत ऐसी है जो शनि के ऊपर भी अपना प्रभाव डालता है। अर्थात शनि की ताकत के ऊपर भी एक और ताकत है जो उसको कमजोर कर देती है, वो है राहु की ताकत। राहु की ताकत क्या है? शैतानी सोच, गलत सोच। हमारे जीवन के अंदर ये जो सभी के सभी ग्रह हैं, ये अपना अपना रिजल्ट देते हैं। कैसे देते हैं? राहु की सहायता से। राहु के सहयोग से सभी अपना रिजल्ट देते हैं, क्योंकि राहु हमारी सोच का कारक है। जैसी हमारी सोच होगी वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी। मैं वैसी प्रवृत्ति के अंदर अपनी एनर्जी को लगाऊंगा, वैसी प्रवृत्ति के अंदर अपने मन को लगाऊंगा, वैसी प्रवृत्ति के अंदर अपना एक्शन लगाऊंगा, वैसी प्रवृत्ति के अंदर अपनी बुद्धि लगाऊंगा, वैसी प्रवृत्ति के अंदर मेरा ज्ञान, मेरा विवेक, मेरी समझदारी लग जाएगी, और वैसी ही प्रवृत्ति के अंदर मेरा समग्र जीवन लगना शुरू हो जाएगा। तो राहु हमारी सोच का कारक होता है, शैतानी सोच, जुगाड़ू सोच। राहु को जिस व्यक्ति ने कंट्रोल कर लिया, मानो उसने सभी ग्रहों को कंट्रोल कर लिया। तो कभी भी अगर आपके दिमाग में गलत सोच आ जाए, देखिए राहु का चेहरा कैसा है, या राहु की आकृति कैसी है। एक शरीर के दो हिस्से हो गए हैं,
गर्दन से ऊपर का राहु हो गया, गर्दन से नीचे का केतु हो गया। तो सीधी सी बात, राहु के पास मात्र गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, केवल दिमाग ही दिमाग है। और जहां पर किसी चीज की अति हो जाती है तो वहां पर अति की गति नहीं हो पाती, तो गलत की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए कभी भी हमें अपने जीवन में राहु से बचाव बनाए रखना है, राहु के चुंगल में आने से स्वयं को बचा के रखना है। तो एक काम करना होगा, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना होगा। जहां गलत कार्यों में मेरी सोच लग गई, जहां दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच, नकारात्मक भाव मेरे अंदर आ गया, वहीं राहु सक्रिय हो जाएगा। इसलिए शनि के ऊपर भी जिसकी ताकत काम करती है वो है राहु। राहु जैसी शैतानी सोच के ऊपर भी एक और ताकत काम करती है, वह है केतु की ताकत। और केतु की ताकत है अध्यात्म, मोक्ष। कितना ही शैतान हो, कितने ही गलत सोच वाला व्यक्ति हो, जब ऐसा व्यक्ति अध्यात्म में चला जाता है, मोक्ष की ओर या मोक्ष की यात्रा में लग जाता है, तो उसकी शैतानी सोच खत्म हो जाती है। उसके जीवन से राहु की प्रवृत्तियां भी शांत होने लगती हैं। इसलिए केतु को गुरु का शिष्य बोला जाता है। केतु चेला और गुरु, ये गुरु अर्थात बृहस्पति गुरु है और केतु चेला है। ये लाल किताब की भाषा है। तो कहीं ना कहीं गुरु भी अध्यात्म को पुष्ट करता है और केतु भी हमारे को अध्यात्म की ओर लेकर के चलता है। गुरु और केतु का समन्वय जहां कुंडली के अंदर हो जाता है, ऐसा व्यक्ति संन्यास मार्ग की ओर बढ़ने वाला, अध्यात्म की ओर बढ़ने वाला, या फिर रिसर्च की ओर बढ़ने वाला, या फिर अध्यात्म जगत का कोई न कोई अनूठा काम करने वाला, ऐसा जातक होता है। तो ये 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों का सामान्य प्रभाव किस प्रकार से होता है वो मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। इन ग्रहों के ऊपर वैसे तो हम देखते हैं कि सूर्य सबसे ज्यादा बलवान है। सूर्य से ही सभी ग्रहों को एनर्जी और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसा हम भी कहते हैं और ये बात सच भी है। लेकिन अगर ऑल ओवर ग्रहों के ऊपर दूसरे ग्रहों के प्रभाव को हम देखें या अपने जीवन में ग्रहों के प्रभाव को देखें, तो सूर्य का जो असर हमारे जीवन में होता है उससे बढ़कर चंद्रमा का असर होता है, चंद्रमा से बढ़कर मंगल का असर होता है, मंगल से बढ़कर बुध का, बुध से बढ़कर गुरु का, गुरु से बढ़कर शुक्र का, शुक्र से बढ़कर शनि, और शनि से बढ़कर राहु, राहु से बढ़कर केतु का असर हमारे जीवन में होता है। इसलिए हमारे को मुख्य रूप से इन तीनों को संभालने की जरूरत होती है। राहु, केतु, शनि, अगर इन तीनों को मैं संभाल करके रख लूं या इन तीनों के ऊपर थोड़ा सा अनुशासन बना करके रख लूं, तो जीवन के अंदर बड़ी सुख शांति रह सकती है। हमेशा अपनी सोच को अच्छी बना करके रखें। धर्म के साथ जुड़ी हुई सोच होगी तो हमारी सोच कभी गलत नहीं होगी, कभी गलत रास्ते पर हमारे को लेकर के चलने वाली नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन ग्रहों का असर देखते हुए हमारे को चाहिए कि हम अपने जीवन में इन 9 के 9 ग्रहों का संतुलन बनाए रखें। बहुत बार हमारी कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छी स्थिति में है तो तुरंत हम लोग किसी के प्रभाव में आकर के या अपनी ही समझदारी से उस ग्रह का रत्न धारण कर लेते हैं या कुछ इस प्रकार के उपाय कर लेते हैं। तो खाली एक ग्रह को बलवान करने से ही समाधान नहीं होता। समाधान तब होता है जब 9 के 9 ग्रहों का संतुलन हमारे जीवन में हो। और मैं अपने जीवन में देखूं, अपने जीवन के व्यवहार के अंदर देखूं, अपने अंतःस्थल में झांक करके देखूं कि 9 ग्रहों में से किस ग्रह का प्रभाव मेरे जीवन पे ज्यादा असर डालता है, कौन सा ग्रह मेरे जीवन में किस प्रकार का असर डाल रहा है। इस बात को जांचें, परखें, क्योंकि आपका जीवन प्रेजेंट है और आपके ग्रहों से आपका जीवन प्रभावित है। तो जो ग्रह आपके जीवन पर असर डाल रहा होगा वही ग्रह आपकी कुंडली के अंदर उसी प्रकार का स्थान लेने वाला होगा, उसी प्रकार का असर रखने वाला होगा। कुंडली के अंदर कोई ग्रह अच्छा है और मेरे जीवन में उसका असर
नहीं है तो इसका मतलब है या तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलतियां ऐसी करी कि वो ग्रह खराब हो गया, या फिर अपना जो मेरा जीवन है उसके साथ में अगर मेरी कुंडली के ग्रह बिल्कुल मैच नहीं खाते, इसका अर्थ है मुझे अपना जो जन्म समय है उसको पुनः संशोधित करने की जरूरत है, पुनः देखने की जरूरत है। तो ये था आज का विषय। उम्मीद करता हूं कि ये सभी बातें आपको भरपूर अच्छी लगी होंगी। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में, और तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को अवश्य चलाते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।